सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके सीएमए फाउंडेशन के कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 3, जो कि बात करता है डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट ड्राइवर के बारे में। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो आज का जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एक इन्फॉर्मेशन आगे ये ऐड करना चाहूंगा कि ये वाला जो चैप्टर है इसको अपन कवर कर रहे होंगे टोटल आने वाले 4 पार्ट में, ठीक है, जिसमें ये पार्ट नंबर फर्स्ट है। 3 पार्ट और लगेंगे जिसमें ये वाला चैप्टर जो है अपना फिनिश हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप तक, जितना जल्दी हो सके, वीडियो में फटाफट तक आप तक पहुंचाते जाऊं। और आपका भी ये कोशिश मुझे दिखना चाहिए कि आप लोग फटाफट से वीडियो को शेयर कर रहे हो और लाइक करते जा रहे हो। चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करके मत रुक जाना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और नोटिफिकेशन को ऑल में सेट कर देना, ताकि जैसे ही अगला वीडियो डालूं आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाए। खैर, आते हैं अब अपने आज के टॉपिक पे। 2 चैप्टर अपन ने ऑलरेडी कवर कर लिया। ये है आज का हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसमें आज अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। तो टोटल ये 2 टॉपिक है जो अपन कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। कुछ नहीं, 5-6 छोटे मोटे टॉपिक है जिसको आने वाले 4 पार्ट में हम कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट ये है। इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमको ये समझ में आ रहा है चैप्टर के नाम से कि इस चैप्टर में अपने को टोटल 4-5 टॉपिक, दैट इज कॉस्ट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट ड्राइवर, ये सारे टॉपिक को अपने को थोड़ा सा डिटेल में इसकी जानकारी लेना है। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन को। इन कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग वी ऑफन come across a number of important terms which are required to be defined truly. In this chapter, we explore into the fundamental concept that form the bedrock of cost accounting, that is cost, cost center, cost unit, and cost driver. Following are the definitions of some of these terms used in costing, cost accounting, and also in cost management. क्या बोल रहे हैं भैया? इस चैप्टर में जो हम सारे टर्मिनोलॉजीज पढ़ने वाली है, कॉस्ट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट ड्राइवर, ये सब क्या एकदम बेसिक चीज है। हमारा बेसिस ये फॉर्म करता है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की जर्नी में। तो ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, हमको समझना जरूरी हो जाता है। सिंपल सा हमको यहाँ पे इंट्रोडक्शन बोल रहा है, और इसी चैप्टर में एक एक करके टॉपिक वाइज टॉपिक अपन ये सारी चीजों को कवर करते रहेंगे, जिसमें आज अपन कवर कर रहे हैं कॉस्ट का मीनिंग, जो अपन ने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में अच्छे से कर रखा है, बट आज अपन कुछ और एक्स्ट्रा भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। क्या लिखा है? सीमा ऑफिशियल terminology states that the term can be used either as a noun referring to cost as an item or as a verb cost as an activity. The document furnished the 2 definitions as follows. क्या बोल रहे हैं? तो भैया जो सीमा है ये एक इंस्टीट्यूट है, अपन ने ऑलरेडी डिस्कस इसको किया हुआ है। ये बोलता है कि कॉस्ट को हम 2 सेंस में हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। पहला नाउन के केस में और दूसरा वर्ब के केस में। नाउन के केस में क्या है, कॉस्ट को जब हम एक ऐसा आइटम बताते हैं तब कॉस्ट क्या हो जाता है, नाउन। बट कॉस्ट को हम एज एन एक्टिविटी भी ले सकते हैं। वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ब मतलब एक्शन वर्ड्स होते हैं, उसको वर्ब बोला जाता है। तो जब हम किसी एक्टिविटी को बता रहे हैं तो उसको भी हम एज अ कॉस्ट हम उसको संबोधित कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, और उसके लिए भी एक डेफिनेशन डिफरेंट दी गई है। तो कॉस्ट एज अ नाउन की अगर हम बात करें, कॉस्ट एज अ वर्ब की बात करें, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार इसको पढ़ के जाना जरूरी है। क्या बोल रहा है? एज अ नाउन कॉस्ट का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्चुअल या नोशनल, जो इनकर्ड हुआ है या जिसको हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं एक स्पेसिफिक थिंग या एक्टिविटी पे। कोई भी खर्चा होता है, मार्केट में अपन जाते हैं, 10 रुपए का कुरकुरे लेके आते हैं। अब घर में आते हैं, मम्मी पूछती है कि बेटा मैंने तुमको पैसे दिए थे, क्या हुआ? तो आपने बोला कि भैया मैंने इसमें से 10 रुपए खर्चा कर लिया है, और वो 10 रुपए किस पे खर्चा हुआ है? तो 10 रुपए कुरकुरे पे खर्चा हुआ है। तो कॉस्ट क्या है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो रहा है? 10 रुपए, जिसको हम एसोसिएट कर सकते हैं, जिसको हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं एक चीज के ऊपर, कोई थिंग के ऊपर। वो थिंग क्या है? वो है हमारा कुरकुरे का पैकेट। तो जब हम कॉस्ट को एज अ थिंग के बारे में, ठीक है, कॉस्ट को एज एन आइटम के बारे में नाउन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हो जाता है कि भैया हमारा कोई एक्सपेंडिचर है जो हमने एक्चुअली या नोशनली, एक्चुअली यानी हमने दुकानदार को एक्चुअल में 10 रुपए दिया है और उससे कोई आइटम परचेज किया, ये हो गया हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर। नोशनल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जब हमारे जेब से कोई पैसा नहीं जाता है बट कहीं ना कहीं उसकी एक वैल्यू जरूर होती है। जब हमारी जेब से कोई पैसा नहीं जाता बट कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू जरूर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड पड़ा है, उसको मैं चाहूं तो रेंट पे भी दे सकता हूं, उसमें मैं चाहूं तो मैं अपनी शॉप डाल सकता हूं या कोई भी काम कर सकता हूं। जब मैं उस लैंड पे अपनी शॉप डालता हूं और उसमें काम करता हूं, तो क्या उस शॉप का मुझे रेंट देना है? आंसर इज नो। बट अगर उसी शॉप को मैं किसी और को रेंट में दे देता तो मुझसे इनकम जरूर होती। बट वही चीज, मेरा खर्चा तो हो रहा है भाई, मुझे जो इनकम आ सकती थी वो मैं अर्न नहीं कर पा रहा हूं, खर्चा हो रहा है बट मेरी जेब से एक्चुअल में नहीं जा रहा है, उसी को नोशनल बोला जाता है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी ये चीज बताया। तो कॉस्ट का मतलब वही है, आप कोई खर्चा कर रहे हो जिसको आप किसी एक आइटम पे आप बता सकते हो, उससे एसोसिएट कर सकते हो कि इस चीज में मेरा खर्चा हो रहा है, तब कॉस्ट को हम एज अ नाउन लेते हैं। अब जब कॉस्ट को एज अ वर्ब यानी कोई एक्टिविटी से हमको उसको एसरटेन करना है, हम प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अब आप कोई एक्टिविटी कर लिए वहां पे, ठीक है, कि मशीन में रॉ मटेरियल गया, वहां से फिनिश गुड्स बन के निकला, बीच में कुछ ना कुछ एक्टिविटी, उस पर हम कॉस्ट एसोसिएट कर दिए, तो कॉस्ट एज अ वर्ब यहाँ पे हो गया।
जब भी किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी पे, जब भी किसी एक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान देना, अगर एक्टिविटी का मामला आएगा तो कॉस्ट एज अ वर्ब यूज हो रहा है, कॉस्ट एज अ वर्ब यूज हो रहा है। जब किसी स्पेसिफिक थिंग के ऊपर बात आएगी तो भैया कॉस्ट एज अ नाउन यूज होगा। क्लियर बात एकदम? हाँ जी सर। आगे लिखा है एज सच कॉस्ट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिक कॉस्ट फॉर मेजरमेंट बेसिस। सेकंड चैप्टर में भी अपन ने ये चीज देखा। बट फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पसेस कॉस्ट रेफर्ड एज इकोनॉमिक कॉस्ट। क्या बोल रहे हैं भैया? कॉस्ट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को हम हिस्टोरिक कॉस्ट पे बेसिस पे मेजर करते हैं, बट डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्ट को इकोनॉमिक कॉस्ट के नाम से भी रेफर किया जाता है। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है? तो इकोनॉमिक कॉस्ट आर ओनली अ टाइप ऑफ कॉस्ट यूज इन managerial decision making process. Some of the important concept of cost are discussed below. इकोनॉमिक कॉस्ट कुछ नहीं भैया, एक टाइप का कॉस्ट है जिसको मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इसको यूज किया जाता है। कुछ इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे नीचे दिए गए जिसको आज हमको डिस्कस करना है। पहला है आपका आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। सिंपल आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या है भैया? जो अपन अपनी जेब से भर रहे हैं, जहां पे कैश का इन्वॉल्वमेंट है। प्रीवियस एग्जांपल वही है, जेब से अपन ने 10 रुपए निकाल के दिया और एक कुरकुरे का पैकेट लिया। ये क्या है? ये है हमारी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। सिंपल, दिस इज द पोर्शन ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड विद एन एक्टिविटी। क्या एक्टिविटी भैया? हम दुकान जा रहे हैं, दुकान से सामान परचेज करें तो परचेजिंग की हमारी एक्टिविटी है, विच इन्वॉल्व कैश पेमेंट टू अदर पार्टी। हमने अदर पार्टी को, हमने शॉपकीपर को क्या दिया? कैश दिया और सामान लिया। As opposite to costs which do not require any cash outlay such as depreciation and certain allocated cost। ये क्या है भैया? ये पूरा अपोजिट है। ये पूरा अपोजिट है किसके लिए? डेप्रिसिएशन जैसी कॉस्ट के लिए, जहां पे एक्चुअल हमारी जेब से पैसा नहीं जा रहा है बट वो खर्चा होता है। तो क्या डेप्रिसिएशन, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या डेप्रिसिएशन आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है? आंसर इज नो। डेप्रिसिएशन एक कॉस्ट जरूर है बट आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट नहीं है, क्योंकि उसमें हम एक्चुअली पैसा नहीं निकाल के दे रहे हैं। ठीक है, खर्चा हमारा हो रहा है, हम कॉस्ट को जरूर बुक करते हैं बट वो हमारा ऐसे जेब से वो खर्चा नहीं हो रहा है। तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट आर वेरी मच रिलेवेंट इन द कंसिडरेशन ऑफ प्राइस फिक्सेशन ड्यूरिंग ट्रेड रिसेशन और टू मेक और बाय और व्हेन अ मेक और बाय डिसीजन इज टू बी मेड। सिंपल सी चीज है, डिसीजन मेकिंग में भी क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन सा कॉस्ट? आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। क्या होता है? जब हम हमारी जेब से एक्चुअल पैसा पे कर रहे हैं, यानी उसकी कैश में इन्वॉल्वमेंट है, या आजकल यूपीआई ट्रांजेक्शन को भी आप मानो कैश या बैंक से पैसा जा रहा है, कैश की इन्वॉल्वमेंट है, पैसा इधर से उधर जा रहा है, एक्चुअल हमको पे करना पड़ रहा है, दैट इज व्हाट? दैट इज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। कुछ ऐसे खर्चे जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, डेप्रिसिएशन हो गया, एमोर्टाइजेशन हो गया, खुद को हम सैलरी नहीं पे कर रहे, खुद की दुकान का हम रेंट खुद ही को नहीं दे रहे, तो ये सब क्या है? नोशनल टाइप के जो भी खर्चे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट में नहीं आते हैं। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट में से वही खर्चे आएंगे जिसमें एक्चुअल में कैश एक जेब से दूसरे जेब में, किसी और की जेब में ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट टाइप इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो अपन ने इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है, सेम वही चीज है। क्या? इट इज द वैल्यू ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट ऑफ एक्शन दैट वाज नॉट चूजन। ठीक है, एक समय पे हम एक ही काम कर सकते हैं, दो काम नहीं कर सकते। तो जो एक काम को हम चूज करते, दूसरे को लेट गो करते, जो लेट गो वाली जो है जिससे हम अर्न कर सकते थे, जो हमारी अपॉर्चुनिटी थी, वो हमारी बन जाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे एक टाइम पे मैं एक ही कंपनी में काम कर सकता हूँ, दो कंपनी में काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो जिस एक कंपनी को मुझे छोड़ना पड़ेगा, उसमें जो मुझे सैलरी मिल रही थी, वो बन जाती है मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी वो अपॉर्चुनिटी जो मैं ले सकता था अगर मैं उस कंपनी में काम करता, सिवाय मेरी करंट कंपनी के। In other words, it is what could have been accomplished with the resources used in the course of action if they were employed in the next best alternative. It represents opportunity foregone. जैसे सिंपल भैया दुकान वाला एग्जांपल जैसे मैंने दिया था, अगर वो दुकान में किसी को रेंट पे देता तो वो उस रेंट इनकम से मैं 15,000 रुपए पर मंथ कमा सकता था, बट क्योंकि मैं उसमें खुद काम कर रहा हूं तो 15,000 को अर्न करने की अपॉर्चुनिटी मैं लूज करता हूं। उस 15,000 को अर्न करने की अपॉर्चुनिटी मैं लूज करता हूं, क्योंकि मैं ये डिसाइड करता हूं कि उस दुकान में मैं खुद से काम करूंगा और खुद से चीजों को सेल करूंगा और परचेज करूंगा। सिंपल चीज एकदम। हाँ जी सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इकोनॉमिक्स जैसा सेम। नेक्स्ट इज संक कॉस्ट। अब ये कैसी कॉस्ट है भैया? कॉस्ट दैट हैज बीन इरिवर्सिबली इनकर्ड और कमिटेड एंड कैन नॉट देयरफॉर बी कंसीडर्ड relevant to a decision. Sunk cost may be termed as irrecoverable cost. ऐसी कॉस्ट जो हो चुकी है जिसको आप रिकवर नहीं कर सकते, एक बार हो गया, अब आप इसको रिकवर नहीं कर सकते। और ये डिसीजन मेकिंग के लिए भी क्या है? कैन नॉट बी देयर फॉर कंसिडर रिलेवेंट। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए भी इसको बहुत ज्यादा रिलेवेंट हम कंसिडर नहीं करते हैं। क्लियर बात है एकदम। हाँ जी सर, संक कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो अपन ने कर दिया, डूब गया पैसा, उसको हम किसी भी तरीके से वापस से रिकवर नहीं कर सकते। क्लियर बात एकदम। हाँ जी सर। नेक्स्ट इज इंप्यूटेड कॉस्ट। इंप्यूटेड कॉस्ट क्या? इंप्यूटेड कॉस्ट आर हाइपोथेटिकल और नोशनल कॉस्ट not involving cash outlay computed only for the purpose of decision making. अगेन वही चीज, शॉप है मेरे पास, या तो खुद काम कर लूं या दूसरे को रेंट पे दे दूं। मैं खुद से काम कर रहा हूं उस पे, तो खुद पे काम करने में खुद को रेंट नहीं दूंगा, बट उसकी कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी है वो जो मैं मिस कर दे रहा हूं। वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा खर्चा जो मुझे जेब से देना तो नहीं पड़ रहा है, हाइपोथेटिकल है, बट उसको डिसीजन मेकिंग के पर्पज के लिए मैं उसको लूंगा। अगर वही चीज मैं शॉप है कहीं और रेंट पे लेता तो मुझे किराया देना पड़ता, बट क्योंकि वो मेरी चीज है इसलिए मैं किराया नहीं दे रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं वो एक खर्चा हो जाता है, एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है जो मैं मिस कर देता हूं। वो है आपका इंप्यूटेड कॉस्ट, जो आप यूज कर रहे हो चीजों को बट उसका पैसा नहीं दे रहे हो, बट डिसीजन मेकिंग के लिए वो जरूरी है।
इन दिस रिस्पेक्ट इम्प्यूटेड कॉस्ट आर सिमिलर टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने आपको जो समझाया आपको सिमिलर लग भी रहा होगा और सिमिलर है भी। इंटरेस्ट ऑन फंड्स जनरेटेड इंटरनली, पेमेंट फॉर विच इज नॉट एक्चुअली मेड, इज एन एग्जांपल ऑफ इम्प्यूटेड कॉस्ट। अब इंटरेस्ट ऑन फंड जनरेटेड इंटरनली, अब एक बड़ी कंपनी है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से उधार ले लेता है, अब उस पे आपको इंटरेस्ट भी पेमेंट करना है, दूसरे डिपार्टमेंट को तो जिससे उसने उधार लिया उसको इंटरेस्ट देना ही है, बट अल्टीमेटली वो क्या है, वो एक कंपनी के अंदर ही एक डिपार्टमेंट से पैसा दूसरे डिपार्टमेंट में चले गया, तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या है, क्या बोलेंगे इसको कि फायदेमंद एक तरीके से नहीं है, बहुत ज्यादा अपने लिए फायदेमंद क्या है, नहीं है। बट ठीक है, एक जेब से दूसरी जेब में पैसा आ रहा है तो उसको हमको अकाउंट करना ही है डिसीजन मेकिंग के लिए। नेक्स्ट है आपका रिलेवेंट कॉस्ट। रिलेवेंट कॉस्ट क्या है भैया, तो रिलेवेंट कॉस्ट आर कॉस्ट विच आर रिलेवेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और सिचुएशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, ओनली दोस कॉस्ट दैट आर रिलेवेंट विच आर रिलेटेड to the decision in hand, since we are connected with future cost only while making a decision, historical cost unless they remain unchanged in the future period are irrelevant in the decision making process। relevant cost वही cost जो डिसीजन लेने में हमको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, relevant cost, यानी ऐसी cost जिसको सही में अकाउंट करना हमारे लिए जरूरी है। एक हैवी अमाउंट भी हो सकता है या बहुत की किसी कॉन्सेप्ट पे की किसी एलिमेंट में हमारा वो खर्चा हुआ, तो वैसी टाइप की कॉस्ट जो डिसीजन लेने में रिलेवेंट है वो क्या है, हमारी रिलेवेंट कॉस्ट। तो ये है 5 टाइप की कॉस्ट अपन ने देखी, एक बार फटाफट से आपका रिवाइज भी कराते जाता हूँ साथ साथ में। पहला है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, ऐसा कॉस्ट जहां हमारी जेब से एक्चुअल में पैसा जा रहा है, कैश इन्वॉल्व है। दूसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक काम को करने के लिए हम दूसरा काम को फॉरगॉन कर रहे हैं, दूसरा काम छोड़ रहे हैं, तो जो दूसरा काम से हम पोटेंशियली पैसा कमा सकते थे वो है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। संक कॉस्ट, ऐसा कॉस्ट जो भैया हमने करके जो हमारा पैसा है डूब गया है, अब वो रिकवर नहीं हो सकता। इंप्यूटेड कॉस्ट क्या है, नोशनल कॉस्ट है, जहां किसी भी तरीके का कैश का कोई भी आउटले इन्वॉल्व नहीं है, यानी कैश का लेन देन नहीं हो रहा है, ये क्या है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का बिल्कुल अपोजिट। रिलेवेंट कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो रिलेवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। नेक्स्ट इज अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट, नाम से इसका काम समझ में आ रहा है। अवॉइडेबल कॉस्ट ऐसा कोई भी खर्चा जिसको हम अवॉइड कर सकते थे, अगर हम बहुत ज्यादा ध्यान देते तो वो खर्चा होता ही नहीं। अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऐसा टाइप का कोई भी कॉस्ट जिसको हम भैया किसी भी तरीके से अवॉइड कर ही नहीं सकते थे, वो खर्चा होना ही है। अब अगर आपको मोबाइल फोन बनाना है तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल खरीदना ही पड़ेगा ना, उसमें आपका खर्चा होगा ही, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट है ना, तो वो हमारा अनअवॉइडेबल हो जाता है। अवॉइडेबल क्या है कि भैया हम काम करते समय ध्यान दे सकते हैं कि भैया प्रॉपर्ली वर्कर काम कर रहे हैं, यानी किसी तरीके का कोई वेस्टेज हो रहा है कि नहीं। अगर हम प्रॉपर्ली ध्यान देते, हम अच्छी तरीके से जो भी हमारे कंडीशंस है, जो भी हमारे रूल्स है उसको फॉलो करते, तो ये सारे खर्चे नहीं होते, तो वो अवॉइडेबल खर्चे हो जाते हैं। तो अवॉइडेबल खर्चा क्या है यार दोस्त, which under a given condition of performance efficiency should have been incurred, should not have been incurred, ठीक है, जो होना नहीं चाहिए था बट हो गया। अब अनअवॉइडेबल क्या है, which are inescapable cost, जो भैया आप एस्केप नहीं कर सकते, यानी फिक्स्ड नेचर का खर्चा है, ये आपको देना ही पड़ेगा, चाहे फैक्ट्री में काम करो चाहे नहीं करो, फैक्ट्री अगर रेंट पे है तो आपको रेंट पे करना ही पड़ेगा। which are essentially to be incurred within the limits or norms provided for it. It is the cost that must be incurred under a program of business restriction. It is fixed in nature and inescapable. ठीक है, ये फिक्स्ड नेचर का खर्चा है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। बट अवॉइडेबल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल नेचर का खर्चा है, अगर आप ध्यान दो, वेस्टेज कम करो तो वेस्टेज से होने वाला खर्चे को आप क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट है भैया कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। तो कंट्रोलेबल कॉस्ट ऐसा खर्चा जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, कम कर सकते हो, एक मिनिमम लेवल तक आप उसको पहुंचा सकते हो। नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट आर दोस कॉस्ट व्हिच इज नॉट सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ एनी लेवल ऑफ मैनेजरियल सुपरविजन, आप उसको कैसे में भी कंट्रोल या कम नहीं कर सकते। अगेन फिक्स्ड जो कॉस्ट है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते भैया, वो आपको देना ही है। अब आप उसको कैसे कम कर दोगे, अगर एक बार आपका साल का रेंट फिक्स हो जाता है फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए महीना, अब आप उसको कम कैसे करोगे, नहीं कर सकते, आपका एग्रीमेंट हो चुका है। वैसे थोड़ी ना बोलो नहीं भैया मैं तो 40 ही दूंगा, जब बात 50 में हुई, एग्रीमेंट 50 का बना, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ सकते, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे अगेन फाइन एंड पेनल्टी आपके ऊपर पड़ जाएगी। बट कंट्रोलेबल कॉस्ट अगेन जो भी वेरिएबल नेचर के खर्चे हैं उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी लगा दिए, कंट्रोल हो गए हमारे खर्चे, कॉस्ट जो है क्या होगी, कम हो गई। नई मशीन अपन ने लगा ली जो कम रॉ मटेरियल में ज्यादा प्रोडक्शन दे रही है और बढ़िया क्वालिटी का दे रही है, तो हमारे जो एक्स्ट्रा जो हमारा रॉ मटेरियल का खर्चा रहा था वो थोड़ा सा हमारा कंट्रोल हो गया। क्लियर बात है। एम्प्लॉय है, बहुत ज्यादा छुट्टी ले रहा है, टाइम पे ऑफिस नहीं आता, आप उसको सैलरी में उसकी कट कर सकते हो, खर्चा जो है आपका कंट्रोल हो गया। ठीक है, तो कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या है, ऐसा जिसको हम सम लेवल तक, कुछ एक एक्सटेंट तक हम मैनेजर जो होते हैं वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने सुपरविजन से। यहाँ पे आपका वेस्टेज जो भी है वो भी अवॉइडेंस उसका आ जाएगा। बट नॉन कंट्रोलेबल फिक्स नेचर के खर्चे जनरली जिसको हम क्यों किसी भी तरीके से हम हमारी पूरा भी दिमाग लगाते हैं उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो जितना होना है वो उतना होके ही रहेगा। सिंपल बात एकदम। हाँ जी सर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल कंट्रोलेबल है कि नॉन कंट्रोलेबल है, आंसर है कंट्रोलेबल है। हम चाहे अगर हमारा 10,000 रुपए बिजली का बिल आ रहा है हम उसको 9,800 रुपए तक ला सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। भाई थोड़ा देखो जहां जरूरी नहीं है वहां लाइट बंद कर दो तो कंट्रोल हो जाएगा। बट नॉन कंट्रोलेबल क्या हो गया, अगेन फैक्ट्री का रेंट हो गया, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं हो, जितना है उतना हमको देना ही पड़ेगा। रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा हमारे ऊपर उसका कंट्रोल नहीं, एक बार जो फिक्स हो गया उतना हमको देना ही है, सिंपल सी चीज है। तो ये था हमारा
आज के लेक्चर का टारगेट, जहां अपन ने देखा इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट, जहां अपन ने कॉस्ट को देखा नाउन और वर्ब के फॉर्म में, और डिफरेंट टाइप के कॉस्ट के कॉन्सेप्ट देखे। अगले लेक्चर में आपको बता देना हूं क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे। अगले लेक्चर में हम कवर कर रहे होंगे कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो एकदम आधे पेज का है। कॉस्ट यूनिट को अपन नेक्स्ट लेक्चर में डालेंगे। दो टॉपिक को अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट होगा क्लियरली उसको थोड़ा सा लिख लेना, शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, क्योंकि कई बार मुझे भी नहीं समझ में आता है। हो सकता है आप 6 महीने बाद इस वीडियो को देख रहे होंगे और आप पूछोगे ये बता दो वो बता दो, तो मुझे भी थोड़ा आपका डाउट समझने में दिक्कत होगी। तो अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मतलब थोड़ा सा एक्सटेंसिव होकर उसको लिखो कि ये टॉपिक हमको नहीं समझ में आया, या ये आपने बोला ये हमको पॉइंट, ये वर्ड हमको नहीं समझ में आया, तो अब हमको अच्छी तरीके से मैं आपका डाउट का जो है रिप्लाई वो कर पाऊंगा। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। तो ऑन दिस नोट आज के इस लेक्चर को यहीं पे अपन एंड करते हैं। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।